चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स 24 से 27 मार्च। काफ़ी दिनों के बाद में विजन ने अपनी करंट अफेयर्स डाली है। कुछ संडे की छुट्टी थी, कुछ होली की छुट्टियां थी, तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। पहली न्यूज़ है कि जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसने यूनिकॉर्न 2.0 एडिंग द नेक्स्ट ट्रिलियन रिपोर्ट जारी करी। तो किसने रिपोर्ट जारी करी है? भारतीय उद्योग परिसंघ ने। कौन सी? यूनिकॉर्न 2.2। तो भारत की मौजूदा यूनिकॉर्न और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास तथा प्रभाव का आकलन किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यूनिकॉर्न 1.1 के भविष्य के लिए एक विजन भी प्रदान किया गया है। मतलब कि जो अभी हमारा यूनिकॉर्न 1.1 चल रहा है उसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ है, उसका क्या क्या इफेक्ट आया है उसके बारे में, और आगे यूनिकॉर्न में क्या होगा। तो यूनिकॉर्न 1.0 का प्रभाव के बारे में बात करें तो इसने हमारी आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया है। जीडीपी वृद्धि में 10 से 15% का योगदान इसका है। इसके अलावा भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 1 लाख स्टार्टअप्स हैं। इमेजिन 100 प्लस यूनिकॉर्न्स और 1 लाख स्टार्टअप्स हैं। भारत यूनिकॉर्न के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तो यूनिकॉर्न के मामले में हम कौन से रैंक पर हैं? तो हमारी रैंक है 3rd। ठीक है। समावेशिता और संधारणीयता को बढ़ावा देता है। रोजगार में 20 से 25% का इसका योगदान है। 50 मिलियन से अधिक फिनटेक संचालित एमएसएमई हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में हमारा स्थान कौन क्या है? 40वां स्थान है। आपको पता हो तो बताइए, वैश्विक नवाचार सूचकांक को कौन निकालता है? उपभोग का लोकतांत्रिकरण यानी आम लोगों को फायदा। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल लागत में 30 से 40% की कमी हुई है, जिससे इसकी वहनीयता बढ़ी है। इसके अलावा ई कॉमर्स का पहुंच भी बेहतर हुई है। यूनिकॉर्न 2.0 में क्या आएगा? तो भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप से बदलने की क्षमता है। जीडीपी में $1 ट्रिलियन का ये अतिरिक्त रूप से योगदान देगा। तो इसको यूनिकॉर्न 2.0 को विश्व स्तर पर अग्रणी 15 से 25 स्टार्टअप बनाना, नवाचार से जुड़ी 25 से अधिक कंपनियां स्थापित करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी खामियों के शून्य उदाहरण सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये चीजें इसके लिए हमने क्या क्या सुनिश्चित किया है? तो पूंजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की पूंजी में और भागीदारी, रीवायर्ड गवर्नेंस मतलब स्टार्टअप के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। विनियमन सही तरीके से किया जाए, नवाचार को बढ़ावा दिया जाए और प्रतिभाओं को एक क्या बोलते हैं विस्तार दिया जाए। भारत के स्टार्टअप्स के विकास के लिए पीछे प्रमुख हितधारक कौन कौन स्टेक होल्डर्स इसमें आप लोगों को दिख जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के निवेश मार्गों और इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ निवेशक आधार का विस्तार, संस्थापक प्रोफाइल में विविधता है, बढ़ती सरकारी समर्थन। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भाई कौन ने निकाली है, क्या थी और कैसे इसका कार्यक्रम है। अगली रिपोर्ट है अगली न्यूज है वैसे रिपोर्ट ही है, इनेबलिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया सोलर इंडस्ट्री एजेलिंग द सोलर वेस्ट क्वांटम रिपोर्ट। तो जो ये रिपोर्ट है, अब देखो सोलर वेस्ट थोड़ा सा आ रहा है, तो ये किसने निकाली है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके अलावा ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के द्वारा तैयार की गई है। तो इसने तो तैयार करी है और इसके अलावा इसने नीति आयोग एक्शन प्लान फॉर सर्कुलर इकोनॉमी सोलर पैनल्स के तहत विकसित किया गया है। नीति आयोग ने 10 सेक्टोरल सर्कुलर इकोनॉमी प्लान को अंतिम रूप दिया है, जिन्हें हितधारकों, मंत्रालयों, विभागों द्वारा लागू किया जाना है। तो ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं सोलर फोटोवोल्टिक की अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो भारत की 66.7 गीगावाट सोलर पावर की स्थापित क्षमता अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, लगभग 100 किलोटन अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है और उम्मीद है कि 2030 तक 600 किलोटन। तो हमारा जो क्या बोलते हैं सोलर फोटोवोल्टिक अपशिष्ट है वो 66.7 गीगावाट में कितना है? लगभग 100 किलोटन है और 2030 तक ये लगभग कितना हो जाएगा? 600 किलोटन हो जाएगा। सोलर फोटोवोल्टिक अपशिष्ट में क्या क्या शामिल है? तो सिलिकॉन, तांबा, टेरिलियम, कैडमियम महत्वपूर्ण खनिज जिसके पुनर्चक्रण में आयात पर निर्भरता में कमी है। इसके अलावा क्या बोलते हैं लेड और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं जो पानी तथा मृदा को दूषित कर सकती है। उच्च आर्थिक मूल्य वाली चांदी और सिलिकॉन जैसी धातुएं जिनका विनिर्माण। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका इसमें है। सिफारिशें क्या है? तो सटीक मैपिंग, स्थापित सौर क्षमता, व्यापक डेटाबेस बनाने की जरूरत है। सोलर सेल मॉड्यूल उत्पादकों को अपशिष्ट करना चाहिए। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकी नवाचार में तेजी लानी चाहिए। इसके लिए हमने क्या पहल करी है? तो नीति आयोग का एक तो एक्शन प्लान फॉर सोलर इकोनॉमी, सोलर पैनल तो है ही सही। इसके अलावा सोलर पीवी को इलेक्ट्रिक अपशिष्ट नियम 2022 का हिस्सा बनाया गया है। तो जो सोलर फोटोवोल्टिक है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जो होता है उसका हिस्सा बनाया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के तहत सोलर पीवी रिसाइकलिंग की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। तो अगली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाने ढंग से पारित प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेशों को सलाहकार बोर्ड द्वारा शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
तो नेवनाथ जी बना आदि बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलाहकार बोर्ड को पता लगाने की सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत उचित है या नहीं। अब ये तो इसकी बात है, लेकिन हम बात करते हैं पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे की सजा के बगैर केवल उस आशंका के आधार पर इशारत कर लिया जाता है कि वो कानून व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसको पकड़ लो। क्या क्या है, तो संसद के पास रक्षा, विदेश मामले, भारत की सुरक्षा संबंधी के लिए क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अच्छा याद रखना, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने से जुड़े कानूनों को बना सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए प्रावधान है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा तक डिटेन नहीं रख सकते। अगर आपको डिटेन करना है तो आपको सलाहकार बोर्ड से क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, सलाहकार बोर्ड से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो अब यहां पर बात आती है कि सलाहकार बोर्ड क्या है। तो जो हमारा अनुच्छेद 12(4) है ये बोलता है कि किसी भी मामले में सलाहकारी बोर्ड के गठन का अवश्य प्रावधान होना चाहिए। सभी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त चुके हैं या नियुक्त होने के योग्य हैं। संसद किसी जांच के दौरान सलाहकार बोर्ड को पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकती है। और अगर हमें 3 महीने से ज्यादा का चाहिए तो हमें किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, सलाहकारी बोर्ड से। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इस सलाहकारी बोर्ड को अगर आपको लगता है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन मनमाने तरीके से सरकार को प्रॉफिट कर रहा है तो उसको स्टार्टिंग में हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था और खुदीराम वाले केस में उन्होंने कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति स्पष्ट रूप से एक निवारक उपाय और यह किसी भी प्रकार से सजा के समान नहीं है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने WTO में लंबित अपने 7 विवादों का सफलतापूर्वक समाधान किया। तो WTO का जो क्या बोलते हैं अपीलीय निकाय है, वहां पर इन्होंने किया। तो दोनों देशों के बीच में निम्नलिखित मुद्दों पर विवाद था, जैसे कि जो अमेरिका द्वारा भारत से आयातित इस्पात और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क लगाया जा रहा था, सोलर सेल और मॉड्यूल आदि के लिए भारत सरकार द्वारा दी जा रही नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी। तो दोनों देशों ने DS 430 नामक विवाद का आपसी समाधान कर लिया है। इन दोनों देशों के लिए WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के समक्ष एक नोटिफिकेशन भी भेज दिया है। गौरतलब है कि DS 430 विवाद का संबंध कुछ कृषि उत्पादों के आयात से है। अगला है WTO में विवाद निपटाने का उपाय। एक बार WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद का निपटारा मुख्यतः 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला, विवाद का आपसी समाधान। विवाद निपटान प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर पक्षकार विवाद का आपसी समाधान कर उसका निपटारा कर सकते हैं। हालांकि विवादों का समाधान WTO के संबंधित समझौतों के अनुरूप ही होना चाहिए और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसको लिए इसको क्या बोलते हैं, इसको सूचित करना चाहिए। दूसरा क्या है, विवाद निपटान प्रक्रिया, डिस्प्यूट सॉल्यूशन प्रोसेस। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस, इसमें परामर्श कर सकते हैं हम, ठीक है, 60 दिनों तक चल सकती है। एडजुडिकेशन हो सकता है। इसके अलावा अपीलीय निकाय में भी क्या बोलते हैं, इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। तो अपीलीय निकाय क्या होता है, वर्तमान समय में निष्क्रिय पड़ा है। 1995 में गठन किया गया था। 7 सदस्य हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सभी सदस्यों से सर्वसम्मति से निये जाते हैं। 2019 से पड़ा है क्योंकि अमेरिका ने इस पर युक्त रोक लगा रखी है। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी करी। देखो ये रिपोर्ट थोड़ी सी चिंता की बात बताती है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में युवाओं के लिए रोजगार के समक्ष चुनौतियां और पिछले 2 दशकों में आए हुए बदलाव के बारे में बताया गया है। तो रोजगार 2000 वृद्धि जो है वो 2019 तक ठहराव की स्थिति में थी और फिर इसके बाद बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि इसमें अनौपचारिक क्षेत्र के खराब गुणवत्ता वाले रोजगार का प्रभुत्व देखा गया है। तो किस में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जो अनौपचारिक क्षेत्र का था। 82% कार्यबल और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, इसमें ऐसी बात कही गई है। कोविड-19 महामारी के कारण कार्यबल का गैर कृषि रोजगार की ओर मंद और लगातार वापसी देखी गई है। स्वरोजगार में महिलाओं की भूमिका में भी वृद्धि दिखी है। अवैतनिक पारिवारिक श्रम में भी उनकी व्यापक भागीदारी रही है। श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम है। ठहराव या गिरावट की स्थिति है। पूंजीगत निवेश के चलते श्रम बल की उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। यह रोजगार वृद्धि के बजाय तकनीकी प्रगति और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक संवृद्धि के आपसी संबंध को दर्शाता है। युवाओं के लिए रोजगार के समक्ष क्या चुनौती है, तो हमारा जो इन्फ्लेशन पॉइंट पर खड़ा है, क्योंकि युवा आबादी 2036 तक घटकर 23% हो जाएगी, जो अभी 27% है। तो हमारी युवा आबादी घट सकती है। शिक्षा के लिए श्रम बल भागीदारी कम बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीजें हम, ठीक है। युवा बेरोजगारी लगभग 3 गुना बढ़ करके 17.5% हो चुकी है। तो हमारी युवा बेरोजगारी इसमें बढ़ रही है।
कार्यवाही के लिए 5 प्रमुख नीतिगत क्षेत्र कौन से हैं? तो उत्पादन गतिविधियों और संवर्धित को अधिक रोजगार अनुकूल बनाना, उभरते क्षेत्रों में निवेश कर नौकरी की गुणवत्ता सुधार करना, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है, कौशल के लिए प्रशिक्षण देना, नॉलेज डेफिसिटी की कमी को दूर करना। तो ये कुछ चीजें हैं नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, भारत सरकार ने हिंद महासागर में सीबेड एक्सप्लोरेशन के लिए कार्य योजनाओं की मंजूरी हेतु 2 आवेदन प्रस्तुत किए। तो हिंद महासागर में सीबेड एक्सप्लोरेशन के लिए तो किसके पास किए ये? तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास में आवेदन किया है। ये अधिकार खुले समुद्र महासागर के उनके क्षेत्रों के लिए मांगे जिन पर कोई भी देश अपने, तो ये ओपन सी के लिए किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं ओपन सी पर किसी का कोई दावा नहीं होता है। मध्य हिंद महासागर में जो हिंद महासागर रिज है या जो कार्लसबर्ग रिज बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। इसके अलावा मध्य हिंद महासागर में अफानासी निकेतन सीमा माउंट है, वहां पर कोबाल्ट समृद्ध पैरामैग्नीज क्रस्ट का एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। भारत के पास में 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं जो निम्नलिखित हैं। पॉलीमेटेलिक न्यूट्रल्स के लिए जिसमें मैग्नीज, लोहा, निकल, तांबा, कोबाल्ट सीम है। दूसरा रिज में पॉलीमेटिकुलेट सल्फाइड के लिए किसी देश की प्राकृतिक सीमाओं के बाहर सीबेड एक्सप्लोरेशन का निर्णय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ मतलब अनक्लोज के द्वारा लिया जाता है, जिसको 1982 में बनाया गया था। ठीक है, अनक्लोज ने क्या क्या बनाया? तो अनक्लोज के तहत ही वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है, और कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द काउंसिल सेल्फ है। और इसी की बात करें तो जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, किंगस्टन जमैका में क्या बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर है। स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अनक्लोज के तहत स्थापित है। यूरोपीय संघ सहित इसके 169 मेंबर्स हैं। मानव जाति के लाभ के लिए समुद्र में खनिज संसाधन सभी गतिविधियों को व्यवस्थित नियंत्रित करना, डीप ओशन में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली हानिकारक प्रभावों की समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। तो ये सारी चीजें इसमें है। अगली बात करते हैं हम छोटी छोटी न्यूज की। तो जो पहली न्यूज है ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट। तो जो ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट यानी अनक्टाड ने जारी करी है। 2023 में भारत के सेवाओं के निर्यात में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और निर्यात में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फिर से उछाल आएगा। लाल सागर, रेड सी, ब्लैक सी, शिपिंग व्यवधान जैसी समस्याओं के चलते इशू आ रहे हैं। अंकटाड क्या है? तो 1964 में एक स्थापित अंतर निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। व्यापार विकास के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। तो ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट। मेकोंग रिवर, तो मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में लवणीय जल के रिसाव के कारण वियतनाम के फसलों को नुकसान पड़ रहा है। मेकोंग डेल्टा क्षेत्र को वियतनाम का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो जहां पर मेकोंग डेल्टा बनाती है तो उसको वियतनाम के चावल का कटोरा कहा जाता है। तो मेकोंग डेल्टा एशिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ डेल्टाओं में से एक है। डेल्टा कंबोडिया और वियतनाम में स्थित है। मेकोंग नदी की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। तिब्बत के पठार से निकलती है, फिर वहां से ये चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होकर के बहती है और कंबोडिया वियतनाम में आकर के अपना बनाती है। ये म्यांमार और लाओस और थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। दक्षिण चीन सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। नोम पेने, हो ची मिना सिटी वियतनाम में आदि शहर इसी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखना। म्यांमार से भी ये फ्लो करती है, चाइना से तो निकलती है। ऑपरेशन संकल्प के 100 दिन पूरे हो गए हैं भैया। तो ऑपरेशन संकल्प क्या है? तो इसको भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। क्यों किया था? तो अदन की खाड़ी, आसपास के क्षेत्र, अरब सी, सोमालिया का पूर्वी तट, ताकि समुद्री हितों की रक्षा कर सकें, पायरेसी को रोक सकें। तो याद रखना ऑपरेशन संकल्प भारत ने चलाया था। किसके लिए? ट्रेड वेड अच्छे से चल जाए, तो ऑपरेशन संकल्प याद रखना। हेपेटाइटिस बी, तो भारत में हेपेटाइटिस बी के बारे में लोगों के बीच बहुत कम जानकारी है, तो अवेयरनेस फैलाओ। तो वायरल हेपेटाइटिस के कारण लीवर में सूजन आ जाती है और ये वायरस के होता है। तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण नहीं, वायरस के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस व इसका प्रभावी टीका उपलब्ध है, ये दूषित खाने से होता है। हेपेटाइटिस बी इसका भी टीका उपलब्ध है, ये लीवर का कैंसर है। हेपेटाइटिस सी का टीका उपलब्ध नहीं है, ये तब फैलता है जब कमजोर इम्यून सिस्टम वाले किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर तरल पदार्थ के रूप में संपर्क में आता है। शिंकुनला पास इंपॉर्टेंट है। तो शिंकुनला पास कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और नीमू होते हुए मनाली से लेह तक संकट के स्थापित करता है। तो याद रखना जो सिंकुल्ला दर्रा है ये किसको जोड़ रहा है? मनाली को लेह से। यह न केवल छोटा मार्ग है बल्कि इसमें एक दर्रा शिंकुल्ला पड़ता है। तो शिंकुल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल और स्पीति की जो को कारगिल की झांसकर घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट न्यूज है PSLV का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 3
जो पोइम है, तो पोइम 3 पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करके अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। पृथ्वी की कक्षा में बिना कोई मलबा छोड़े अंतरिक्ष मलबे में कटौती करने की प्रतिबद्धता को दर्शाया। देखो पोइम क्या है ना, जो अंतरिक्ष में मलबा वलबा ज़्यादा हो जाता है तो उसकी कटौती करने के लिए ये है। तो इसके लिए PSLV C-58 रॉकेट के चौथा चरण यानी PS4 चरण उपयोग किया गया है। ठीक है, एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया था। पोएम पेल के लिए PSLV के चौथे चरण का उपयोग एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है। स्टेशन शिव शक्ति, तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट थी, जिसको हमने क्या बोलते हैं, शिव शक्ति नाम दिया था, उसको इन्होंने बोल दिया है, उसको मंजूरी दे दी है। इस नाम को ग्रहों के नामकरण के गजेटियर में शामिल कर लिया गया है। ये गजेटियर उन ग्रहों के नामों का दस्तावेजीकरण करता है जिन्हें IAU ने अनुमोदित किया है। तो IAU की स्थापना 1990 में की गई थी पेरिस फ्रांस में। भारत 92 सदस्य हैं। बहाई कम्युनिटी, ईरान के संविधान के बहाई समुदाय के धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। बहाई धर्म अपेक्षाकृत एक नया ईश्वरवादी धर्म है जिसकी आध्यात्मिक जड़ी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या बोलते हैं, ईरान से जुड़ी हुई है। संस्थापक थे बहाउल्लाह। बहाई धर्म सबसे पवित्र स्थानों के रूप में होली थ्राइन ऑफ बहाला, होली थ्राइन ऑफ हाइपा इजराइल में स्थित है। तो बहाई धर्म भी इजराइल में है। भाई साहब क्या क्या है, हाइपा पोर्ट आप लोगों को याद होगा। चलिए, धर्म की एकता, ईश्वर की एकता, मानव की एकता। नई दिल्ली का लोटस टेम्पल एक बहाई उपासना स्थल है, तो हमारे नई दिल्ली में भी लोटस टेम्पल इसी का है, बहाई कम्युनिटी का। मॉरिशियाना न्यूज में है, तो मॉरिशियाना कहाँ पर है भाई, ये रहा, देख लो इधर, इसके आसपास क्या है, तो इधर माली है, गुयाना, सेनेगल, गाम्बिया, गुयाना बियासू, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया। ठीक, चलिए, तो अगर हम बात करें तो नोवाकोट में अपना पहला फॉरेस्ट ऑफिस कंसलेशन इन्होंने आयोजित किया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, नोवाकोट इसकी राजधानी है। उत्तरी पश्चिम, याद रखना, पश्चिम अफ्रीका की तरफ है। अटलांटिक सी की तरफ ये सीमा उड़ती है। सारा रेगिस्तान का पार्ट है। सेनेगल रिवर यहीं से बहती है। एनसेलबर्ग शामिल है, माउंट इंजिल। तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी थोड़ा सा देख लेना। चलिए, इसी के साथ में करंट अफेयर्स खत्म होती है। धन्यवाद।